नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि यूपी की सियासत चुनाव से पहले ही गरमाने लगी है। गोरखपुर से मेरठ तक आज सियासी हलचल है। पीएम मोदी ने गोरखपुर को 9,600 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें एम्स और उर्वरक फैक्ट्री शामिल है। पूर्वांचल यूपी की सियासत के लिए काफी अहम है। पूर्वांचल में विधानसभा की 156 सीटें हैं और ऐसे में हर दल पूर्वांचल को साधने में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने आज गोरखपुर से अखिलेश की पार्टी पर बड़ा हमला बोला। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे 9,600 करोड़ की सौगात जो है वो दी गई है और मोदी योगी के रण में ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। 156 सीटों पर सीधी बीजेपी की नजर है। तो पूर्वांचल का पहला एम्स का उद्घाटन जो है वो किया गया है। उर्वरक और संयंत्र की शुरुआत भी आज कर दी गई है। तो मोदी का मिशन पूर्वांचल से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खाद कारखाने से 2022 की फसल जो है वो तैयार होगी, इसका उद्घाटन किया गया है। 2016 में इसका शिलान्यास किया था और आज खुद उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे। तो पूर्वांचल से बीजेपी के विजय रथ की ये तस्वीरें 2022 की चुनावी जमीन जुटाने में जुटी हुई है बीजेपी। और जरा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। हमला बोलते हुए कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाल टोपी मतलब यूपी के लिए रेड अलर्ट। आगे उन्होंने कहा कि आतंकियों पर मेहरबानी के लिए लाल टोपी वालों को सरकार चाहिए। लाल टोपी वालों में माफियाओं को खुली छूट दी गई है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनाते हैं आपको। इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया था। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको हम बता दें। उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर में मरीजों को इलाज मिलता था, बुखार की वजह से बच्चे दम तोड़ देते थे, और अब गोरखपुर में सब कुछ बदल चुका है। पूर्वी यूपी का सपना आज साकार हो रहा है। और आगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो गोरखपुर को आज एम्स मिल रहा है। ये तमाम अहम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कही। तो अब गोरखपुर में सब कुछ बदल चुका है। पहले गोरखपुर में मरीजों को इलाज जो है वो नहीं मिलता था, दूसरे बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था, बुखार की वजह से कई बच्चे दम तोड़ देते थे। लेकिन अब पूर्वांचल जो है वो 2022 का सपना पूरा करेगा, क्योंकि अब गोरखपुर में बहुत कुछ बदल चुका है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के भाइयों बहनों,
गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बनकर के इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो गोरखपुर में आपने योगी और मोदी की हुंकार सुनी, लेकिन मेरठ में भी सियासी हलचल आज तेज रही, क्योंकि मेरठ में आज रैली हुई और इस रैली में अखिलेश जयंत चौधरी की यह साझा रैली थी। जयंत चौधरी ने संबोधन किया और अपने संबोधन में सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। पश्चिम में बीजेपी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। जयंत चौधरी ने किसानों को लेकर के भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरठ में बनाएंगे शहीद किसानों का स्मारक। डबल इंजन पर भी जयंत चौधरी का बयान सामने आया। कहा कि सरकार का हाल, सड़क टूट गई, नारियल नहीं फूटा। तो मोदी और योगी पूर्वांचल को साधने में जुटे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव जाटलैंड में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव आज मेरठ में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने साझा रैली की है, जिसमें भारी भीड़ नजर आई। यह रैली समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठजोड़ की गवाह है। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर रैलियां जो है वो की जा रही है, लेकिन ये जो भीड़, ये जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वो 2022 विधानसभा इलेक्शन की दस्तक देता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश जयंत अब साथ साथ आ चुके हैं। यह गठबंधन कितना कमाल खिलाएगा, क्या ये कमाल कमल पर भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। ये जो भीड़ नजर आ रही है, क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 136 सीटों पर सबकी नजर है। जाटलैंड की 136 सीटें यहां पर आती हैं, तो फिलहाल जाटलैंड की इस लड़ाई में साइकिल ने चढ़ाई कर दी है। अब अखिलेश जैन की जोड़ी कितना धमाल करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का आपको बताने के। आंदोलन की आगे की रणनीति पर मंथन जो है वो फिलहाल चल रहा है। सिंगू बॉर्डर पर
संयुक्त मोर्चा कमेटी की बैठक लगातार जारी है। 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है। 3 घंटे से सिंगू बॉर्डर पर अहम बैठक जो है वो चल रही है। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी की ये बैठक हो रही है। तो अहम खबर, आज फिर से किसानों की बैठक हो रही है और ये बैठक अभी भी जारी है। और इस बैठक में आंदोलन की आगे क्या रणनीति रहेगी, किस रणनीति के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर मंथन, इस पर विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी है जिसकी ये बैठक हो रही है। तो आंदोलन की आगे की रणनीति पर इस पर मंथन होगा। तो 5 सदस्यीय कमेटी की अहम बैठक हो रही है। आंदोलन आगे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा, कौन सी दिशा होगी, जो आज ये किसान तय करेंगे। ये कमेटी सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा कमेटी की ये अहम बैठक जो है वो जारी है और करीब 3 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं सिंगू बॉर्डर का, जहां से मेरे संवाददाता संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, करीब 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है। फिलहाल बैठक को लेकर कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से ही जिस तरह से जो है मीटिंग शुरू हुई थी यहाँ पर, और ये जो मीटिंग है, जो 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा, उनकी मीटिंग है। और उसके साथ साथ जो तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारी हैं उन सभी की मीटिंग है, क्योंकि पहले ही ऐलान कर दिया गया था 4 तारीख को कि 7 तारीख को हमारी अगली मीटिंग हो गई, क्योंकि जिस तरह सरकार चाहती थी कि एक छोटा जो है दल बनाया जाए कि संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए जो सरकार से वार्तालाप कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने 4 तारीख को 5 सदस्यों की कमेटी का ऐलान किया था कि ये कमेटी केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल इस कमेटी से कोई जो है बातचीत नहीं की गई है, ना ही इस कमेटी को कोई निमंत्रण दिया कि आइए आप टेबल पे बैठिए बातचीत करते हैं। और लेकिन फिलहाल 3 घंटे से अधिक का वक्त जो है गुजर चुका है। संजीव, मैं चाहूंगी कि आपके साथ मुझे यहाँ पर कुछ किसान जो है वो नजर आ रहे हैं। एक बार चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत कीजिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार की तरफ से किसी तरह से बातचीत की बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस कंडीशन में जब सरकार बात करने को तैयार नहीं है, तो अब आंदोलन को लेकर इनकी आगे की रूपरेखा क्या हो सकती है? बिल्कुल हम बात करते हैं। ये बताइए कि सरकार ने जो कमेटी आप लोगों ने बनाई थी 5 लोगों की, सरकार ने उसको नहीं बुलाया, तो अब आगे कैसे रास्ता निकालेंगे? अब जिवें संयुक्त मोर्चा कहूगा उवें कीता जाऊगा। आप बताइए जरा। जो संयुक्त मोर्चे का फैसला ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, जो भी ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ दो किसानों। लेकिन हल कैसे निकले इसका, बीच का समाधान समाधान हल कराने के लिए ਅਸੀਂ बैठे थे। सरकार ने अलग अलग कमेटियां बना के किसानों को खदेड़ ਲਈ सोच रखी है। जेकर इन्होंने पहले दिन ऐलान किया भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਜੋ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये बताइए कि आगे ये आप लोग, क्या नाम है आपका? नरपाल सिंह जी। ये बताइए, आज जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में जो फैसला निकल के आएगा, क्या सब लोग उसको मानेंगे? बिल्कुल बात ऐसे है कि जितनी किसान जथेबंदियां जो संयुक्त मोर्चा है उसका जो भी आगे निर्देश आता है उस पर अमल करेंगे। ये जथेबंदियों के जितने भी वर्कर जहाँ सपोर्टर हैं वो यहाँ खड़े हैं और इसी अड़ीक में अगर तो आज कोई हल निकलता है तो ठीक है, वरना नहीं तो ये जितने जथेबंदियाँ के आगू हैं ये पीछे संदेश लगाएंगे साथियों को, इस आंदोलन को फिर तीखा करेंगे और इसको लंबा चलाएंगे। क्यों तीखा कैसे तीखा करेंगे, क्या करेंगे? जैसे पहले शांतमयी, जैसे पहले जमहूरी हक जो होता है शांतमयी से लड़ा जाता है, जैसे 1 साल से ऊपर समय शांतमयी आंदोलन चल रहा है, अब हमारा तजर्बा और बढ़ चुका है, इसलिए इसको और शांतमयी लोकतंत्र ढंग से चलाते रहेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर जब भी हमने होका लगा दिया पीछे साथियों को, वैसे ही ट्रैक्टर ट्रालियां भर भर कर पंजाब, हरियाणा और यूपी से बॉर्डरों पर आएंगे। ये देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग यहाँ से जा भी चुके हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल जी ऐसा कोई नहीं गा। वो जो लोग जाते हैं आते भी हैं, बार बार जाते हैं, हम आते हैं। अब 23 तारीख तक जो संसद चल रहा है समा है, जेकर नहीं मांगे मनेंगे तो जो संयुक्त मोर्चा फैसला हो गया तो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
अच्छा, ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली चले जाएंगे? जो संयुक्त किसान मोर्चा ऑर्डर देगा ना उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। अगर बोलेंगे दिल्ली जाना तो हम दिल्ली जाएंगे, अगर वो बोलेंगे नहीं जाना शांतमयी तरीके से जैसे पहले हमने आंदोलन जीता है, ये हिंदुस्तान के किसानों मजदूरों ने अपनी बाहों पर ये आंदोलन लड़ा है, आगे भी लड़ेंगे। अगर मीटिंग में जो फैसला लिखता हो हमारे को बिल्कुल मानेंगे। 5 सदस्यों की कमेटी बनी थी और सरकार ने उनको बुलाया नहीं है, तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं बुलाया तो नहीं है, लेकिन फ़ोन पे जो उनके बात है लगातार 5 मेंबर की कमेटी से हो रही है। अभी वो 5 मेंबर जो अंदर बैठे हैं, बलबीर सिंह राजेवाल और भी उनके साथ बैठे, वो क्या फैसला लेते हैं उनके मुताबिक चले। तो समाधान कैसे निकले ये बताइए, समाधान कैसे होगा? संविधान जो संयुक्त मोर्चे ने जो दस ही दिता है, फिर जो साढ़े केस वापस होने चाहिए आ, जो एमसी की जो कमेटी बनाई आ, ਉਹਦਾ सारा अखबार तो अच्छा, एक बार हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा, देखिए मेरे पीछे यहाँ थोड़ा साइड होइए कि ये देखिए तमाम लोग सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, हाथ में झंडे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसान मोर्चे के झंडे सबके हाथ में हैं। सुबह से ये लोग ये इंतजार कर रहे हैं बाहर खड़े होकर के कि अंदर से क्या फैसला आता है, क्या आदेश आता है, किस तरह का जो है अंदर डिसीजन लिया जाता है संयुक्त किसान मोर्चे की इस बैठक में कि मोर्चे को आगे बढ़ाना है या फिर मोर्चे को यहीं पर समाप्त कर देना है या सरकार को बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सीधी तस्वीरें सिंगू बॉर्डर से आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे किसान जो है वहां पर पूरे तैयार है, अगले आदेश का वो इंतजार कर रहे हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल छोटे सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। और आइए अब सीधा रुख करते हैं होशियारपुर का, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। कभी भी आगे ना बढ़ सके, ये वर्ग कभी भी अपना बराबरी का हक लेने के लिए खड़ा ना हो सके, इन्होंने जानबूझ के पिछड़ा रखा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। जो भी भगवंत मान कह रहे थे, जैसे पंजाब में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक टीचर है। 7 क्लासों के लिए एक टीचर है, कैसे पढ़ाएगा वो? स्कूलों का इतना बुरा हाल है, शिक्षा का इतना बुरा हाल है पंजाब के अंदर। दिल्ली में भी वही हाल था, लेकिन 7 साल के अंदर वो बाबा साहब अंबेडकर का सपना हम लोग साथ लेके चले। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं। इस साल हमारे बोर्ड के पेपरों में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7%, 99.7% नतीजे आए हैं। प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छे। आज इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया। आज दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, आज दिल्ली के मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, एडवोकेट बन रहा है। गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, एससी भाईचारे के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर और बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं। वही अपने को पंजाब के अंदर करना है। दिल्ली के अंदर हमने एक स्कीम चालू की है। हम सबको पता है कि अगर इंजीनियरिंग करनी हो, डॉक्टरी करनी हो, बैंकिंग के पेपर देने हो, रेलवे के पेपर देने हो, आईएएस के पेपर देने हो, तो कोचिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? कोचिंग बहुत महंगी है। एक कोचिंग करने के लिए 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लगते हैं। डॉक्टरी के एग्जाम में बैठो, कोचिंग करने के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं। आईआईटी के इंजीनियरिंग के पेपर में दो, आईएएस के पेपर में बैठो, 5 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग के। तो होशियारपुर से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सूरत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।